नमस्ते। और आरंभ करने से पूर्व आप सभी को मैं सूचना देना चाहता हूँ कि हमारा ये ऊपर जो दिख रहा है आपको क्यूआर, उसको आप स्कैन करेंगे तो हमारे आप सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करके और जेडी के मेंबर बन सकते हैं। और जेडी के मेंबर बनने के बाद आप ऑनरेबल मेंबर होके आपकी अलग से ही प्रिविलेज होगी, आपका अलग ही स्टेटस होगा। आइए चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ 2 बड़े विद्वान हमारे साथी जुड़ रहे हैं, ओंकार चौधरी जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। और नमस्कार। आज का विषय जो है, आप जानते हैं, प्रधानमंत्री ने कुछ कर दिया है। ओंकार जी, इलेक्शन में गर्मी आ गई है क्या? प्रधानमंत्री ने वो सार्वजनिक कर दिया है जो दबा छिपा था। और चर्चा तो होती थी बीच-बीच में कि मनमोहन सिंह ने 2006 में कुछ ऐसा कहा था, लेकिन ऐसी चीज़ों को अब कांग्रेस भी रेत के नीचे दबाना चाहती है, छिपाए रखना चाहती है कि क्या अतीत में किया था। और मैं तो बल्कि आपके इस शो में एक और खुलासा भी करना चाहता हूँ, हालाँकि ये अब खुलासा ऐसा नहीं है कि जो पहले सामने नहीं आया था। जब 2014 के चुनाव होने वाले थे, घोषणा से ठीक 1 दिन पहले दिल्ली की 123 संपत्तियां मनमोहन सरकार ने वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी थी। वो पाप को कैसे छिपाएगी कांग्रेस? और अभी कुछ ही समय पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो सारी संपत्तियां वापस लेने की मुहिम शुरू कर दी है, उसके आदेश जारी कर दिए हैं। उसमें से कुछ तो समेट ली है वापस, अभी कुछ बाकी है जिस पर कब्जे वगैरह हैं। तो कांग्रेस का जो ये चेहरा है मुस्लिम परस्ती का, तुष्टीकरण का, ये कोई नई बात तो है नहीं। पर चूंकि आजकल संजय जी माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है प्राण प्रतिष्ठा के बाद से, कि इन लोगों को ये लगने लगा है कि ये हो गए हैं पूरी तरीके से एक्सपोज। इनको तो सादर निमंत्रण पत्र भेजे गए थे कि आप आइए साहब, शामिल होइए। चलिए, जो नहीं शामिल हुए वो तो नहीं हुए, लेकिन उन्हें तो चिट्ठी लिखी। बायकॉट क्यों कर रहे हैं इसका इन्होंने जो है रीजन देने की कोशिश की। और इससे पहले भी जो इनके पाप रहे हैं, राम सेतु के अस्तित्व से इनकार करना, भगवान राम के होने से ही इनकार कर देना, उनके अस्तित्व को ही अस्वीकार कर देना, और लगातार आप मुस्लिम तुष्टीकरण की अ, नापाक कोशिश करना। भाई, ये वर्सेस एक्ट कौन लेकर के आया था जिसने तमाम तरह के कांटे बो दिए? और वक्फ बोर्ड के पास ही रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति क्यों है? फिर 2013 में एक और कानून ले आए थे जिसमें कहा गया था कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन को अपना बता देगा वो उसकी हो जाएगी। मैं और अमेंडमेंट फिर, किया था इन्होंने। जी हाँ, और फिर बाकी लोग जो हैं ये साबित करते फिरें कि नहीं, ये वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, हमारे बाप दादा की या हमारी जमीन है। तो ऐसे ऐसे पाप इन्होंने कर रखे हैं। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाई चांस, और बाई चांस भी नहीं, तर्क के साथ, क्योंकि राहुल गांधी ने एक जगह पर यह बात कही कि हम सर्वे कराएंगे किसके पास कितनी संपत्ति है, और फिर उससे भी ऐतिहासिक काम करेंगे, समान वितरण का काम करेंगे। तो ठीक है, हो सकता है आपने अपने न्याय पत्र, घोषणा पत्र में ठीक यही लफ्जों का इस्तेमाल ना किया हो, शब्दों का इस्तेमाल ना किया हो, पर जो आपकी कुल मिलाकर के भावना है और जो पॉइंट्स आपके हैं उसमें, वो तो यही इंगित करते हैं कि आपने न्याय पत्र के नाम पर यह भी मुस्लिम तुष्टीकरण का ही एक प्रपत्र जारी किया है। तो नरेंद्र मोदी ने कौन सा गलत काम कर दिया? बल्कि मैं तो आपका भी ट्वीट देख रहा था और बहुत सारे मित्रों के ट्वीट देख रहा था कल, जो कह रहे थे कि हम तो 10 साल से इंतजार कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी का जो ये रूप है ये हमारे सामने आए, ये दिशा पकड़े। और वाकई पिछले 5 साल में तो हम लोग डिस्कशन करते चले आ रहे हैं इन चीजों को लेकर के कि कुछ मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। वो नहीं बोल रहे थे तो
शायद जो पद का एक वो होता है, बोझ होता है या गरिमा होती है, मर्यादा होती है, शायद उसका पालन कर रहे थे। लेकिन चुनाव के समय बिल्कुल बदले हुए नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। अब तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। योगेंद्र यादव कुछ और कह रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं। जी पहले फेज में मतदान कम हुआ है, इसलिए एक प्रेशर उनके ऊपर आ गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। अरे भाई, आज तक अपनी समझ में यही नहीं आया है कि जब ज़्यादा मतदान होता है वो एंटी इनकम्बेंसी के दर्शन कराता है, संकेत देता है, या जब सामान्य मतदान हो वो देता है। सामान्य मतदान का मतलब ये है कि संतुष्टि का भाव है लोगों में कि आ तो यही रहे हैं, ज़्यादा भाग-दौड़ करने की ज़रूरत क्या है, धूप में निकलने की ज़रूरत क्या है। और जब बदलाव की बात होती है तब जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ता है। बहरहाल जी। जी, वीरेंद्र जी। जी तो सर, गर्मी तो आ गई आपने है तो माहौल में, लेकिन जी ये जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन है तो वो तो हमारे नेहरू जी से लेके और इंदिरा जी से लेके कांग्रेसियों का पुराना शगल रहा है। इंदिरा जी ने तो ऐसा ज़बरदस्त रीडिस्ट्रीब्यूशन किया था कि इनकम टैक्स उन्होंने 97% कर दिया था। तो जी 97% जब उन्होंने इनकम टैक्स कर दिया, तो जो इन्वेस्टमेंट थे वो सब बाहर चले गए। लोगों ने कहा कि भई यहाँ इन्वेस्टमेंट करके करें भी क्या? भई ये तो सारा का सारा जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट ही होना है। तो अब ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं राहुल गांधी, इसका इन्होंने बताया तो नहीं, लेकिन जब पोल खोल दी तब बड़ा उनको कष्ट हो रहा है कि साहब हमारी पोल कैसे खोल दी। एक बात जो लोगों को एक बात जो लोगों को याद नहीं है कि जब इंदिरा जी। गांधी का गरीबी हटाओ कार्यक्रम आया था, उस समय भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर परम माननीय मनमोहन सिंह ही थे। और जी हाँ, उस जी हाँ। समय बिल्कुल। भारत का जो उस समय मुद्रास्फीति थी, जो इन्फ्लेशन था, वो 35% के आसपास था अर्ली 70s में। और आज केवल इन्फ्लेशन 5% है, और अगर फूड इन्फ्लेशन को हटा दें, इट्स ओनली 3%। तब ये कह रहे हैं कि महंगाई से कमर टूट गई है। तो ये तो इनके समाजवाद की हाल है। और जहां तक ये जो बात जो इनका मॉडल है, जो अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो एक बात बहुत साफ कहते थे, इफ योर इकोनॉमी टर्न्स लेफ्ट देन नथिंग इज लेफ्ट इन द इकोनॉमी। और सबसे हैरत की बात यह है कि 1991 में आपको याद होगा, जुलाई में जब नरसिम्हा राव की सरकार जब बनी थी, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, देश दिवालिया हो गया था। और अप्रैल 91 में 40 टन इंडिया का गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा गया था। तब आईएमएफ के सामने ये मनमोहन सिंह लेके गए थे कटोरा, और उस समय एक शब्द बहुत चलता था अंग्रेजी अखबारों में, कंडीशनैलिटी। वो इतना लंबा वर्ड था कि वो एक कॉलम में आता नहीं था। तो आईएमएफ कंडीशनैलिटीज, आईएमएफ ने कंडीशन उस पर लगाई थी, $7 बिलियन का आपको लोन दिया था। और जुलाई 91 के एक महीने में 2 बार इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन किया गया था। और उस समय एक नया शब्द आया था अंग्रेजी मीडिया में, नो इट्स नॉट डिवैल्यूएशन, इट इज एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट। और आपके ऊपर आप अगर कर्जे का भुगतान कर रहे हैं, ब्याज कर रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, नो नो वी आर नॉट पेइंग इंटरेस्ट, इट इज डेट सर्विसिंग। हम डेट सर्विसिंग कर रहे हैं, हम ब्याज थोड़ी दे रहे हैं। तो ये सब शब्दावली उस समय आई थी। इस्लामिक बैंकिंग में भी डेट सर्विसिंग होती है, इंटरेस्ट नहीं होता है। जी इंटरेस्ट नहीं होता वहां भी। तो 91 में इंडिया का जीडीपी और इकोनॉमी जहां थी, आज उसकी कम से कम 13 गुना बढ़ चुकी है इकोनॉमी। उस समय हमारा जो जीडीपी था, इट वाज लेस देन $300 बिलियन। आज हम $4 ट्रिलियन हैं सर। तो ये कोई मामूली चीज है जो हमारी इकोनॉमिक हेफ्ट है। तो आज कांग्रेस करना क्या चाहती है? क्या देश को बर्बाद करना चाहती है? क्या ये क्या जो 60s में जो माओ का लॉन्ग मार्च था, जिसमें करोड़ों लोगों को शहरों से निकाल के गांव भेज दिया गया, कोई और उसमें एस्टिमेट्स वेरी करते हैं, 4 करोड़ लोग मरे कि 10 करोड़ लोग मरे। और उसके बाद 80 के दशक में जो कंबोडिया में जो खमेर रूस की जो पॉल पॉट रेजिम थी, कंबोडिया की राजधानी का मैं नाम इसमें भूल रहा हूँ, उसमें आज भी एक स्कल का म्यूजियम बना हुआ है। तो पॉल पॉट रेजिम ने भी शहरों से लाखों लोगों को निकाल करके जहाँ भेज दिया गांव,
जाओ जाके खेती करो, अब कोई यहाँ नहीं रहेगा। उस समय भी संख्या, और कंबोडिया बहुत छोटा देश है साउथ ईस्ट एशिया का, उसकी इकोनॉमी कहीं मैटर नहीं करती, और उस समय भी उसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो क्या ये राहुल गांधी पॉल पॉट और माओ का ज्वाइंट नया चेहरा बन रहे हैं? और इतनी रेडिकल तो इकोनॉमी की वकालत तो कभी यहाँ पे वो ईएमएस नंबूदरी पार ने या सीबी राजेश्वर ने नहीं की, या जो कम्युनिस्ट पार्टी वाले जो एमएल है, जो आपके नक्सल जो आर्म्ड स्ट्रगल चला रहे हैं अगेंस्ट इंडियन स्टेट, इवन वो भी ये नहीं कहते। तो कांग्रेस करना क्या चाहती है? क्या ये भी जो है, जो आपका ग्लोबल डीप स्टेट है, चैथम हाउस और जॉर्ज सोरोस और काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के इंस्ट्रक्शन पे, क्या उसके इशारे पे हो रहा है? आखिरकार राहुल गांधी लंदन जाते हैं तो चैथम हाउस जाते हैं, और अगर जाते हैं अमेरिका तो वहां पे तो वहां पे जॉर्ज सोरोस को, और जो क्या है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के तो एक आईएएस अफसर बैठा ही हुआ है आपको दिल्ली में, उसका नाम वो जो बहुत करीबी रहा है इंदिरा गांधी के, जो सोनिया गांधी में के, और उनकी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी थे वो, उनका नाम, और जिन्होंने भी कौन सी प्रेम की यात्रा भी निकाली थी। तो कांग्रेस को ये स्टैंड लेना चाहिए कि भाई आखिरकार वो करना क्या चाहते हैं। और आज खबर ये आई की बात कर रहे हैं क्या आप? जी हर्ष मंडेल जी, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। और आज खबर ये आई है कि खड़गे साहब ने प्राइम मिनिस्टर से मिलने का टाइम मांगा है कि हम उनको मिल करके अपना मैनिफेस्टो एक्सप्लेन करेंगे। तो कांग्रेस के किसी नेता ने शायद कमेंट किया है कि ऐसा ना हो कि खड़गे साहब उनसे मिलने जाएं और वहां पे वो जो है भगवा जो होता है अंग वस्त्रम पहन के लौट आए मोदी जी से मिलने के बाद अगर वो जाएं। और जो बात की है, जो बात ओंकार चौधरी बात कर रहे हैं, कांग्रेस का ये इतिहास 1920 के खिलाफत मूवमेंट के इतिहास को पढ़े बगैर आप समझ नहीं सकते। आपने तो किताब ही लिखी है अनब्रेकिंग इंडिया, तो उसको भी पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे रोकिएगा। महात्मा गांधी के खिलाफत मूवमेंट के रिएक्शन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ था, और इन्होंने जो है, और ऐसा इतिहास बदला है कि इन्होंने खिलाफत मूवमेंट का कही, खिलाफत माने अंग्रेजों की खिलाफत। अरे ये साफ साफ कभी खलीफा टर्की का उसके पक्ष में आंदोलन आप कर रहे थे। अब आज भी लखनऊ में बातचीत में अगर मैं संजय जी का विरोधी हूं तो मैं कहूंगा कि मैं उनकी खिलाफत कर रहा हूं, मैं आपकी मुखालफत कर रहा हूं, नॉट खिलाफत। जो मुखालफत इज अ राइट वर्ड। जो उर्दू नहीं समझते हैं उनके लिए समस्या आ जाती है कि वो मुखालफत को खिलाफत कहते हैं, जबकि खिलाफत जो है एक इंस्टीट्यूशन है, और उसके अलावा इतिहास में उसको कह दिया कि साहब कि वो तो असहयोग आंदोलन कर दिया गया उसको। तो 1920 से लेकर के आज तक कांग्रेस का जो हिंदू विरोध का, सनातन विरोध की जो उसकी नीति है वो कंसिस्टेंट है। आप सोमनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर के नेहरू जी ने जो सम्मान किया था राजेंद्र प्रसाद जी का या सरदार पटेल का, आप उसको पढ़ लीजिए, वो सारी चीजें मौजूद हैं। और जो एक जर्नलिस्ट की किताब है वो दुर्गा दास की, फ्रॉम लॉर्ड प्रेजेंट टू नेहरू, उसमें सारा ब्यौरा दिया हुआ है कि क्या हाल किया था नेहरू जी ने। डॉक्टर कर्ण सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है, और राजसभा टीवी को 2 साल पहले अपने इंटरव्यू में कहा है कि हैदराबाद को आजाद कराने के लिए भारतीय सेना भेजनी पड़ी, 40,000 लोग मारे गए, और हैदराबाद के निजाम को अपने सारे एसेट को मालिकाना हक दिया गया, हैदराबाद के अपने फलकनुमा पैलेस में रहने का अधिकार दिया गया, और महाराजा हरि सिंह को एग्जाइल पर भेज दिया गया बंबई, उनका वहीं देहांत हुआ, उनको कश्मीर में, जम्मू में अपने पैलेस में रहने तक का अवसर नहीं दिया गया। ये है कांग्रेस का इतिहास। और लोग बताते हैं कि साहब राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे। अरे इंफोसिस का गठन तो 68 में हो गया था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का भी गठन जो है 60 में हो गया था। तो राजीव गांधी ने कौन सा बड़ा कमाल किया जो कंप्यूटर ले आए। तो ये जो अब असली चेहरा सामने आया है, जो 1969 में कम्युनिस्टों का समर्थन पाने के लिए इंदिरा गांधी ने जिस तरीके के बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, सारी कोल माइंस का नेशनलाइजेशन किया, प्रिवी पर्स को समाप्त किया, यहां तक कि उन्होंने भारत में खाद्यान्न के व्यापार को भी नेशनलाइज कर दिया। और वो इतना घातक फैसला था कि भारत की इकोनॉमी लड़खड़ा गई थी और इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रहा था, गवर्नमेंट को उसको वापस लेना पड़ा।
तो ये सब जो तो ये जो कांग्रेस को ये अपने को रेडिकल जो बताती है कि साहब हम इतने कम्युनिस्ट हैं, आज ये बात कर रहे हैं कास्ट सेंसस की, तो कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि नेहरू के जमाने में काका कालेलकर आयोग की पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बारे में जो रिपोर्ट आई थी उसको नेहरू ने डस्टबिन में क्यों डाल दिया। 1980 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मंडल आयोग को समाप्त करना चाहती थी, लेकिन हरियाणा के बड़े जो यादव नेता थे राव वीरेंद्र सिंह, मैंने उनका 85-86 में इंटरव्यू किया था दिल्ली में, तब उन्होंने कहा था कि मैंने इंदिरा जी से कहा कि आयोग बन चुका है, ये अपना काम बहुत कर चुका, ये अपना काफी काम कर चुका है, इसे काम करके अपनी रिपोर्ट सबमिट कर लेने दीजिए। और मंडल आयोग 10 साल जो है ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। 1990 में मंडल आयोग लागू होने के बाद राजीव गांधी ने एज लीडर ऑफ ओपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर 2.5 घंटे भाषण दिया था मंडल आयोग के खिलाफ। और आज राहुल गांधी जो है सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। और मुझको याद है यूपी के महान मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी कैसा मजाक उड़ाते थे चौधरी चरण सिंह का। चेयर सिंह है, चौधरी चरण सिंह कहते थे कि हमको 5 साल के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी चाहिए, अब तक जो योजनाएं हम बना चुके हैं उसमें जो लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं पहले हम उनको पूरा करें, और ये जो मिसिंग लिंक है हम इनको पूरा करें, उसके बाद हम अगली प्लान पे आए। उन्होंने उसको नाम दिया था रोलिंग प्लान। तो एनडी तिवारी मजाक उड़े थे, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, ये तो चौधरी चरण सिंह है, ये तो चेयर सिंह है, ये तो दलबदलू सिंह है, और एक ये नरेंद्र मोदी है जो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का अवार्ड दे रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास रहा है। मैंने वो दौर देखा है जब वीपी सिंह को हटाया गया और केंद्र से आए थे एपी शर्मा, बिहार के नेता थे, वो बंगाल के गवर्नर भी थे, और स्टेट गेस्ट हाउस के सूट नंबर 1 में जहां मायावती के संग जो गेस्ट हाउस कांड हुआ बाद में 95 में, वहां वो ठहरे हुए थे। वहां पे अरुण नेहरू आए, उन्होंने श्रीपति मिश्रा से कहा, वेल श्रीपति वेयर आर यू राइट नाउ। तो श्रीपति मिश्रा ने कहा, मिस्टर अरुण नेहरू, माय नेम इज श्रीपति मिश्रा एंड एड्रेस मी लाइक दैट। पब्लिकली कहा था श्रीपति मिश्रा ने अरुण नेहरू से ये। और उस समय अरुण नेहरू का जो ताकत थी और जो उनका खौफ था कांग्रेसियों के ऊपर, वो तो जिन्होंने देखा वो जानते हैं। और आज ये हमको डेमोक्रेसी सिखा रहे हैं। यशपाल कपूर ऐसा इंदिरा गांधी के कार्यालय का स्टेनो लखनऊ के हजरतगंज के कपूर होटल में आके ठहरता था और वहां पे कांग्रेसियों का मेला होता था। यशपाल कपूर क्या था मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी में। वो अलग बात है कि इंदिरा गांधी ने उस टाइपिस्ट को बाद में बना दिया राज्यसभा का मेंबर, और बाकी जो सेमिनार मैगजीन के संस्थापक थे राज थापर और रमेश थापर, उनकी जो किताब है ऑल दीज ईयर्स, इसके बारे में आपके चैनल पे चर्चा भी हो चुकी है उत्पल कुमार के साथ, उसमें सारा ब्यौरा दिया हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के इंदिरा गांधी के जमाने में देश चलता कैसे था। जैसे कि लाला की गद्दी से कोई फर्म चलती है, कोई गल्ले की दुकान चलती है, वैसे देश चलता था। और आज हमको बता रहे हैं कि देश में कैसे इकोनॉमी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैंने जीवन में पहली बार देखा है, मैंने 40 साल से यूपी इकोनॉमी को मैंने कवर किया है, मैंने पहली बार देखा है कि पिछले 10 सालों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, कोई किसी भी प्रोजेक्ट में कोई कॉस्ट एंड टाइम ओवररन नहीं है। हर प्रोजेक्ट टाइमलाइन के अनुसार काम हो रहा है, और हर प्रोजेक्ट के साथ, हर योजना के साथ एक बहुत ही क्लियर पॉलिटिकल मैसेज है ताकि वो आम जनता में रेजोनेट करे। और लोगों को याद होगा 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने पहले भाषण में कहा था जैम, जनधन आधार मोबाइल, और प्राइम मिनिस्टर ने अगले 10 साल में उसको करके दिखा दिया कि जनधन के खाते खुले, उसको आधार से लिंक किया गया, हर एक के पास मोबाइल फोन है, और योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, और लोगों को जानकारी हो रही है। और एक इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा चमत्कारिक काम किया है कि राज्य सरकार के जनता के बीच में टच पॉइंट कम है, केंद्र सरकार के ज्यादा है। केंद्र सरकार घर घर पहुंच गई है और हर एक परिवार में आ गई है। एक आरबीआई गवर्नर थे विमल जालान, वो ये बात कहते थे, और ये बात आज भी हो रही है। लखनऊ में आईआईएम के कन्वोकेशन में गवर्नर्स आते रहे हैं, आपके रिटायर्ड गवर्नर्स भी,
मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू भी किया है, विमल जालान का है, डी सुब्बा राव है, यस रंगराजन है, तो वो कहते थे कि कोई भी केंद्र सरकार सरकारी बैंकों को का कंट्रोल रेगुलेटर के हाथ में नहीं सौंपना चाहती। इसके जरिए केंद्र सरकार की गांव-गांव तक पहुंच बनी हुई है, वो आज भी है। और आरबीआई को आज भी किसी भी पीएसयू बैंक के बोर्ड को सुपरसीड करने का, सीईओ को हटाने का अधिकार नहीं है, जैसा उसने यस बैंक में किया या एनबीएफसी में किया। लेकिन नरेंद्र मोदी की आलोचना इसलिए होती है कि साहब आपने किसी भी बीजेपी के हारे हुए नेता को रिहेबिलिटेट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बोर्ड का डायरेक्टर नहीं बनाया। जरा पूछिए कांग्रेसियों से, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के जमाने में कितने कांग्रेसियों ने कितना अथाह पैसा कमाया है इन्हीं सरकारी बैंकों में डायरेक्टर बन करके। नरेंद्र मोदी ने किसी को नहीं बनाया। अब हम थोड़ा चलते हैं, अब इसकी जो है वो पॉलिटिकल जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं उस पर चलते हैं। तो मैं वापस चलूंगा ओंकार जी के पास। उससे पहले मैं दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको जो भी प्रश्न पूछने हैं आप पूछ सकते हैं, और प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप और सुपर चैट का प्रयोग कर सकते हैं। ओंकार जी, ये कहा जा रहा है कि साहब कि ये जो मोदी जी ने ये कहा है वो इसलिए कहा है कि पहले फेज में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 ये कहा जा रहा है, ये जो इंडिपेंडेंट लोग कह रहे हैं कि ये जो इन लोगों ने एक शगुफा चलाया था, जिसके लिए ऑफ कोर्स इन्होंने कब ये देख लिया भाजपा के मैनिफेस्टो में मुझे पता नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि साहब भाजपा 400 प्लस लाएगी तो संविधान समाप्त हो जाएगा, आगे उसके बाद आप लोगों को वोट देने का मौका नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने किस मैनिफेस्टो में कब कहा, आज से लेके पिछले 70 वर्ष तक, मुझे पता नहीं। तो ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव चलाया गया कि साहब ये तो जो है, देखिए ये जो मेल्ट डाउन हुआ, आज मैंने एक वीडियो किया था मेल्ट डाउन पे कि किस तरह लोग कर रहे हैं ये तो चुनाव हार गए इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो मैं 2013-14 से ही ये देख रहा हूँ कि हर चुनाव में जब फेज वाइज गाड़ी आगे बढ़ती है मतदान की, तो पहले मतदान के बाद भी, दूसरे मतदान के बाद भी, तीसरे मतदान के बाद भी संजय जी इसी तरह की बातें की जा रही है कि पहले चरण में तो भाजपा गई, नरेंद्र मोदी के पैर ऊपर को हो गए, योगी आदित्यनाथ तो गए, लेकिन जब वो ईवीएम का मुंह खुलता है और सारे वोट सामने आने शुरू होते हैं, तो उसके बाद फिर दूसरी कहानी और कथा शुरू हो जाती है इनकी कि ईवीएम को मैनेज कर लिया, हैक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। तो इनका जो ये दुखड़ा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इनके जो आंसुओं की धार है, ये हम और गहरी होते हुए देखते ही रहेंगे। इनको हर बार कुछ ना कुछ चाहिए बोलने के लिए, क्योंकि मुद्दे इनके पास हैं नहीं, मुद्दे सारे छीने जा चुके हैं। इसलिए अब ये इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी इसलिए ये हिंदू और मुस्लिम की बात अब इस तरीके से बीच में ले आए कि पहले फेज में वोटिंग जो है वो इनके मन के मुताबिक नहीं हुई। ठीक है, 2019 के मुकाबले फर्स्ट फेज का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो कम है, पर उसके कारण भी तो है ना। उसके कारण हमारे आपके सबके सामने आ चुके हैं। एक तो शुक्रवार को ये वोट था, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार बहुत सारे लोगों का एक माइंड सेट होता है कि चलो 3 दिन मिल रहे हैं छुट्टी के, कहीं घूमने चलते हैं, निकल लिए। दूसरे ये भी था कि इतना हल्ला मच चुका था, खुद नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से लेकर के मीडिया में भी लगातार पिछले 2-2.5 महीने से चल रहा है कि अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में भी खड़े होकर नारा लगवा दिया, पार्लियामेंट के बाहर भी लगवा दिया, अब रैलियों में भी लगवा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं, कल के बाद से नहीं लगवा रहे। अब लगवाएंगे भी नहीं। अब लगवाएंगे भी।
देखिए, हम लगातार ये बात कह रहे थे कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए और इनका जो कैडर है, इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो नेता हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं वही ढीले ना पड़ जाएँ कि साहब, एक तो भगवान राम, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई रामलला, और दूसरे मोदी जी, ये दोनों साथ हैं, तो हाथ पकड़ेंगे हमारा और वैतरणी पार हो जाएगी। तो ऐसे होता नहीं है। आपको याद होगा, आपके जयपुर डायलॉग्स के प्रोग्राम में ही मैंने मजाक-मजाक में ये बात कह दी थी। मैंने कहा इस बार चुनाव जो है वो जनता लड़ेगी। नरेंद्र मोदी को तो बस हर राज्य में एक-एक बस रैली कर लेनी चाहिए सांकेतिक तौर पर, बाकी तो पब्लिक मन बना करके बैठी हुई है कि इन्होंने इतना काम कर दिया है 10 साल में कि इनको एक तीसरा मौका दिया ही जाना चाहिए। तो आपको याद होगा, जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि ओमकार जी, बात ऐसी है कि सेमीफाइनल तक भी पहुंचना पड़ता है और फाइनल भी जीतना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आप 11 मैच 10 मैच तो जीत जाओ और 11वां जाकर के हार जाओ। तो बिल्कुल बात सही है। नरेंद्र मोदी जितने परिश्रम से काम करते हैं, प्रचार करते हैं, एक-एक दिन में 3 अलग-अलग राज्यों में जाकर के 3-3 रैलियां कर रहे हैं, रोड शो करते हैं। अमित शाह भी इतनी ही मेहनत करते हैं, योगी आदित्यनाथ का बुलावा किन-किन स्टेट से नहीं आ रहा है। तो ये लोग तो पिछले करीब-करीब 1.5 साल से लगे हुए हैं। हाँ, विपक्ष में किसी पार्टी के नेता की ना तो इतनी मेधा, ना ऐसा कोई विज़न, ना कोई नियत, ना उनकी कोई नीति दिखाई दे रही है, ना नेता दिखाई दे रहा है। और फिर भी ये लोग दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहला फेज़ हार रही है। तो मैं इनसे सीधा सवाल पूछता हूँ, चलो, भारतीय जनता पार्टी हार रही है, जीत कौन-सी रही है? और कौन से प्रदेश में जीत रही है? ये बहुत जीत कठिन वो सवाल पार्टी है। रही है जो 10 सीट लड़ रही है। ये बहुत कठिन सवाल है। तो मतलब मजाक बनाया हुआ है। मैं योगेंद्र यादव से लेकर के कई के वीडियो देख रहा था और मुझे लगा, जब योगेंद्र यादव का रात को 12 बजे के बाद का वो छोटा-सा एक वीडियो क्लिप आया, कि ये पूंछ पर जो है पैर रख दिया है नरेंद्र मोदी ने, और जो इनका ये सो कॉल्ड न्याय पत्र बनाया है, इसमें इनका भी योगदान है। क्योंकि हाँ, बिल्कुल होगा। जो जो बात नरेंद्र मोदी ने कही है अपनी सभा में कि वामपंथियों का पूरी तरीके से कब्जा हो गया है कांग्रेस पार्टी पर, वो गलत थोड़ा है। आप देख लीजिए, कन्हैया कुमार को कहाँ से उठा करके कहाँ पटका है और कहा है कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। भाई साहब, बैठक में जूते में पैजार होते-होते बचा है संदीप हाँ जी, दीक्षित हाँ जी। और कन्हैया कुमार के बीच में। अरे कन्हैया आज भी कुमार को बवाल कौन हुआ है। बर्दाश्त करेगा? वही आज मैं भी कह रहा बवाल हूँ। हुआ है सर, आज भी हुआ है। आज भी हुआ है, हाँ। तो ये चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं इन लोगों को। और फिर मैं तो चैलेंज करता हूँ, नरेंद्र मोदी ने क्या गलत कहा है? उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। और जिस तरीके से ट्विस्ट किया जा रहा है, पहला सेंटेंस था उनका कि क्या ये जो संपत्ति का सर्वे आप करेंगे और संपत्ति छीनेंगे, क्या घुसपैठियों में बांटेंगे? फिर दूसरा सेंटेंस था, क्या आप उनमें बांटेंगे जिनके बच्चे ज्यादा हैं? तो देखिए, घुसपैठिए किसके लिए इस्तेमाल किया उन्होंने, और जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनका अगर वो बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे हैं। पर चूंकि पानी जो है वो जहां होल होता है, जहां नीचा होता है, वहीं जाकर के टिकता है, तो इन्होंने कहा कि घुसपैठिए और मुसलमान एक ही है। तो ठीक है, अगर ये स्वीकार कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, करो स्वीकार। वैसे एक बात और बता नरे दूं आपको, जी जी। ओमकार जी, ये जो प्रधानमंत्री ने जो कहा है, वो बिना आधार के नहीं है। क्योंकि पश्चिम में यदि आप देखें, आप यूएस में देख लें, आप ब्रिटेन में देख ब्रिटेन लो में देख साहब, लें। बवाल ब्रिटेन काट में रखा तो है। मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ तो यह नियम है कि सरकार कोई यदि आएगा, इल्लीगल भी आएगा, तो उसका जितना बड़ा परिवार होगा, उसको उतना बड़ा घर दिया जाएगा। स्टेट तो सपोर्ट दिया ये जाएगा, ये वाला। इंसेंटिवाइज़ करना नहीं है तो और क्या है?
तो ये जो हमारे राहुल गांधी जी जो हैं वो पूरी तरह से वहाँ से गाइड होते हैं, कोई चैथम हाउस से गाइड होते हैं या आपके जो थिंक टैंक्स हैं सोरोस वाले उनसे गाइड होते हैं। तो ये उसी भाषा में बात कर रहे हैं क्योंकि इनको यही समझाया जाता है, इनकी आईक्यू इतनी नहीं है, तो इनको जो भी बता दिया जाता है वो उसी को उसी तरह से रट्टा मार के बोल देते हैं, बिना समझे-बूझे। तो ये वस्तुतः आप बात सही कह रहे हैं, ये यही है। ये यही जो प्रधानमंत्री ने कहा, इनका अंतिम आशय यही है क्योंकि इनका जो टेम्पलेट है, इनका जो उदाहरण है, वो पश्चिम से ही गाइडेड है। आप बिल्कुल इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ही श्योर शॉट रिसाइट है ये तो सर। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे आप बताएँ वीरेन जी, जी। ये बताइए कि लखनऊ में जो है, वो क्या कंसेंसस है, उत्तर प्रदेश के पहले फेज़ के बारे में? सर लखनऊ में कंसेंसस का मैं आपको क्या बताऊं, मीडिया के लोगों में तो जो है, जो लोकल लोग हैं वो लोग केवल बस ये देखते हैं कि वही डाटा आधारित रिपोर्टिंग होती है, यहाँ इतने यादव हैं, यहाँ इतने कुर्मी हैं, यहाँ इतने ब्राह्मण हैं, यहाँ इतने ठाकुर हैं। कोई अभी तक ये नहीं जब कांग्रेस पिछले 10 साल में ये नहीं बता पाई कि नरेंद्र मोदी से उसका संघर्ष किस मुद्दे पर है, कांग्रेस आज तक ये नहीं बता पा रही है कि वो रफाल में चोरी हुई है और वो अडानी मोदी का दोस्त है, देश को बेच देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, लेकिन वो ये नहीं बता पाए अभी तक कि उनका मुद्दा क्या है। तो लखनऊ में भी जो मोटे तौर पर कोई आपको इतना आर्टिकुलेट ये नहीं बता पाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे मुद्दा क्या है, यूपी में क्या मुद्दा चल रहा है, लेकिन फिर भी और लोग और थोड़ा बीजेपी के खिलाफ बोलने में थोड़ा हिचकते इसलिए हैं कि 2022 में बीजेपी की सीटें कम हुई इसलिए कि राष्ट्रीय लोकदल से समाजवादी पार्टी का अलायंस था, राजभर की पार्टी से समाजवादी पार्टी का अलायंस था। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान बीजेपी से इस्तीफा देके बाहर चले गए थे और एकाएक ये माहौल बन गया था कि बीजेपी का जो अति पिछड़ा को लाने का जो अभियान था वो थोड़ा सा उसको धक्का लगा है। इस बार बीजेपी के साथ जातीय आधारित 4 पार्टियां हैं, राष्ट्रीय लोकदल है, अपना दल है, सुहेल देव राजभर है और निषाद पार्टी है। तो बीजेपी ने अपने वोट का जो लाइनअप किया है वो बहुत ठीक ठाक किया है। और दूसरे मुरादाबाद में और रामपुर में जो मैसअप हुआ है, जो रायता फैला है, उसके बारे में आप चर्चा कर चुके हैं, उसका भी बहुत जो है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो कंफ्यूजन क्रिएट किया, लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, आज उन्होंने कन्नौज सीट से तेजस्वी यादव को अनाउंस कर दिया। तेजस्वी नहीं, तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप, सॉरी, तेज प्रताप, उसको तेजू कहते हैं लोग। तेज प्रताप यादव, वो तेज प्रताप यादव वो लालू वाला नहीं है, इनके ताऊ जी का लड़का है। वो लालू का दामाद है। अच्छा, वो लालू का सन इन लॉ है, लालू का दामाद है। और जब वो पटना शादी करने गए थे तो उनकी बारात प्लेन से लौटती थी और सेफई में मुलायम सिंह यादव ने जो हवाई अड्डा बनवाया उसी पर वो लैंड की थी। और बाकी सेफई एयर स्ट्रिप पे कोई जहाज लैंड नहीं करता। हालांकि मुलायम सिंह यादव मनमोहन सिंह से बहुत नाराज थे कि आपने यहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सैंक्शन नहीं किया। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई हम एटीसी हम वहीं बनाते हैं जहां कमर्शियल ट्रैफिक होता है, यहाँ तो ट्रैफिक ही नहीं है, तो कैसे हम एटीसी बना दें। तो यूपी में आपको जो है बाय एंड लार्ज कोई ये तो कोई कहने को तैयार नहीं है कि बीजेपी की सीटें 2019 से कम होंगी, क्योंकि 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी का अलायंस था। उसके बावजूद बीजेपी को 62+2 सीटें मिली थी, 2 अपना दल की। इस बार जो है ये बिल्कुल 3 वे स्प्लिट है, ऐसा आपकी बात नहीं है। तो फिर भी ये एक मोटा अंदाजा है कि बीजेपी की टैली इंप्रूव होगी किसी भी स्थिति में। और बहुजन समाज पार्टी जो है ज्यादा नुकसान कर रही है समाजवादी पार्टी का। 2-3 सीटों पे वो बीजेपी के लिए भी समस्या है। मेरठ में है, अम्बेडकर नगर में है, अयोध्या में है और कुछ सीटों में मदद भी हो रही है, जैसे कि सहारनपुर है। तो सहारनपुर में ये खबर आई कि
जुमे का दिन था, तो जुमे की नमाज के पहले तो वोट बहुत गया माजिद अली को, जो 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 बहुजन समाज पार्टी का है। उसके बाद वो फिर से बसपा की ओर मुड़ा, और जितनी मेरी लोगों से बात हुई, तो बाय एंड लार्ज वो जो एक जुनून था मुसलमानों में पिछले 30 साल से कि बीजेपी को हराना है किसी भी हालत में और वोट देना है, तो वो जो एक फ्रेंजी थी, अब की बार वो कम थी, क्योंकि ये जो रियलाइजेशन है, ये अब अंदर तक आ गया है कि आप नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को सत्ता में आने से रोक नहीं सकते। 14, 17, 19, 22 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, ये 5वां चुनाव यूपी में है, तो ये तो समझ में आ गया कि आप रोक नहीं सकते। समाजवादी पार्टी के भी अंदर की स्थिति ये है कि वो चाहते हैं कि भाई चाहे बीजेपी 80 सीट जीत जाए, बसपा को एक भी ना मिले, ताकि हमने जो 111 सीटें जीती थी 2022 में, तो हमारा ये परसेप्शन और ये नैरेटिव बना रहे कि हम ही सबसे बड़ी फोर्स हैं बीजेपी को चुनौती देने वाली, और 2027 में। और क्षेत्रीय पार्टियां चाहे जितने उनके नेशनल एम्बिशन हो, किसी भी राज्य में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पंजाब हो, उनका सोल कंसर्न अपने स्टेट असेंबली ही रहती है। वो राष्ट्रीय बातें बहुत करते हैं, और आप देख रहे होंगे 2014 के बाद से राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका लगभग समाप्त हो चुकी है। पहले वो किंग मेकर होते थे। अटल जी को जयललिता का समर्थन लेने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता था। अटल जी के समय एक बार जो है बीएसएनएल के लैंडलाइन की फोन का टैरिफ 15 पैसे बढ़ गया था। ममता बनर्जी इतना नाराज हो गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा था 15 पैसे का जो है लैंडलाइन कॉल का टैरिफ। तो ये फर्क आया है। तो बीजेपी में, और आज जिस तरीके से योगी जी के बारे में जो पीएम ने बोला है अलीगढ़ में कि ये आप लोग खाली इनको बुलडोजर से पहचानते हैं, योगी जी के राज में जो विकास हुआ है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो बीजेपी इज वेरी कंफर्टेबल, कहीं चुनौती नहीं है। और अब तक जो है आप अखिलेश यादव ने केवल 3 या 4 मीटिंग की है पूरे यूपी में। आज तो बाबा का एक बयान बड़ा चर्चा में है। फातिहा पढ़ने की नसीहत दी। हाँ हाँ, आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए, एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। कांग्रेस और सपा और बसपा देख रहे हैं सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं, फातिया पढ़ते हैं। ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे, फतिया पढ़ो खूब। अच्छा, एक बात और ओंकार जी, आज तो बड़े बड़े पलट गए। आप दिलीप मंडल को जानते हैं, तो दिलीप मंडल भी आज पूरी तरह से पलटा हुआ है। आज उसने जो एक बड़ा तगड़ा पोस्ट लिखा, उस पोस्ट में लिखा कि मुसलमानों का देश के संसाधनों पर पहला हक वाला मनमोहन सिंह का बयान अचानक नहीं आया था। ठीक इसी दौरान कोशिश हो रही थी कि शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में मुसलमानों को भी घुसाया जाए, मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में अलग से 15% आरक्षण दिया जाए, ओबीसी आरक्षण को धर्म के आधार पर बांटकर मुसलमानों को 6% अलग दिया जाए, धर्म परिवर्तन करने पर भी एससी का दर्जा सुरक्षित रहे। तो ये तो दिलीप मंडल, तो ये वो हैं जो लगातार सवर्णों को गाली देते रहते हैं, लेकिन आजकल कुछ दिनों से इनके सुर पलटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि संभवतः लगातार जो है इनकी एक अनदेखी होती रही है, उससे संभवतः त्रस्त होके मुख्य धारा में आना चाहते हैं। क्या कारण है कि दिलीप मंडल जैसे भी जो है वो मनमोहन सिंह को यहाँ पर एक्सपोज कर रहे हैं? देखिए, मुझे 1-2 कारण ये दिखाई देते हैं। जितना मैं दिलीप मंडल को जानता हूँ, मेरे साथ ये अमर उजाला में काम भी कर चुके हैं। बाद में मतलब हाँ, कुछ दिन किया था, ये छोड़ कर के चले गए थे, तो फिर मैं नेशनल ब्यूरो में आया था। उस समय श्यामलाल यादव, हम, वीरेंद्र सेंगर, बहुत सारे लोग हुआ करते थे। विनोद अग्निहोत्री भी उस समय हुआ करते थे। बाद में ये इंडिया टुडे के एडिटर भी बनाए गए थे, और इंडिया टुडे के जो एडिटर बनाए गए वो भी बड़ा दिलचस्प किस्सा अंदर की बात है कि उस समय अरुण पुरी को ये एक धुन सवार हुई थी कि अरे कोई दलित वर्ग का या कोई पिछड़े वर्ग का कोई संपादक नहीं मिल सकता है क्या?
एक ये हम पे आरोप लगाया जाता है कि भाई हमारे संस्थान में कोई इन वर्गों के एडिटर नहीं, तो फिर दिलीप मंडल को बनाया गया था। दिलीप मंडल ने हालांकि पिछले दिनों खुलासा किया है कि मैं दलित नहीं हूं, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं। वो तो छत्तीसगढ़ के है। हाँ, तो जो लोग इस तरह की चीजें करते हैं, मेरा नाम मायावती या दूसरे लोगों से जोड़ते हैं, वो ठीक नहीं है। बहरहाल जो आपने प्रश्न किया उसका देखिए, मुझे लगता है कि केवल दिलीप मंडल नहीं, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो शुरू के 5 साल में धुर मोदी विरोधी और आरएसएस विरोधी थे, और पिछले 5 साल में हमने उनके सुर बदलते हुए देखे हैं। अभी आप देखिएगा जरा, जब तीसरी बार ये शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी, तो कैसे-कैसे लोग पलटेंगे और कैसे-कैसे लोगों के सुर बदलेंगे। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़े से मौका परस्त भी होते हैं संजय जी, हमें समझने की ज़रूरत है। उनकी विचारधारा चाहे जो अतीत में रही हो, अब कैसे-कैसे कांग्रेसी अतीत में क्या-क्या उन्होंने नहीं कहा, और आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद, मंत्री और राज्यसभा सांसद, और यहाँ तक कि कुल मिलाकर के 11-12 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस छोड़ी है, जिनमें से 10 इस समय भारतीय जनता पार्टी में है। तो विचारधारा और ये सो कॉल्ड आइडियोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती नहीं है। दरिया किस तरफ बह रहा है, माहौल क्या बता रहा है, परिस्थिति क्या कहती हैं, ये सारा कुछ जो है तय करता है। और दिलीप मंडल भी उन्हीं शख्सियत में से है। दिल्ली लुटियन के तो मैं बहुत, हालाँकि ये लुटियन मीडिया का हिस्सा कभी रहे नहीं उस तरीके से, पर मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जिनके अभी सुर बदलने शुरू हो चुके हैं। पिछले 5 साल में ही बदलने शुरू हो चुके थे, और आगे देखिएगा अभी तो बहुत बदलेंगे। संजय जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो जो कैंपेन है कि देश को डीकोलोनाइज किया जाए, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति पाई जाए, जैसे जैसे ये अभियान आगे बढ़ेगा वो कांग्रेस की जड़ों को खत्म करेगा। और आप देखिए, दिल्ली में करीब 1500 से 1800 लोग थे जो पिछले 20 से 40 साल से टाइप 5 टाइप 7 के बंगलों में रह रहे थे, और सब बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल थे, और वो देश को चलाते थे, और वो एनजीओ के मालिकान थे, सब कुछ थे वो लोग। और जो दिल्ली में और जो प्राइम मिनिस्टर ने 2019 के पहले कहा था, टुकड़े टुकड़े गैंग या खान मार्केट गैंग, ये अब इकोसिस्टम बहुत कमजोर हो चुका है पहले की तुलना में। तो कांग्रेस अभी आज तक इसके ऊपर अपना स्टैंड नहीं दे पाई है, अभी तक वो बोलने का साहस नहीं कर पाई है कि डीकोलोनाइजेशन के बारे में उसकी राय क्या है। एंड पीएम इज सेइंग फ्रॉम डे वन, और पीएम हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड कि वो पॉलिटिकली करेक्ट भाषा नहीं, वो बोलने वाले नेता नहीं हैं। उनको लुटियन रैली से वैलिडेशन नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब दिल्ली में जो आपका जो प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम बना है, और जो वहां पे 26 टन की नटराज की मूर्ति लगी है, उसको लेकर के अंग्रेजी मीडिया में सेकुलरिज्म ने जो जो स्यापा किया है, जो कपड़े फाड़े हैं, वो आप देखिए आर्टिकल छपे थे। एक ऐसा ही बन गया है वहां पे द्वारका में, नया संसद भवन बन गया, उसमें सेंगोल आ गया। तो ये अभी तो दूरदर्शन के लोगों के ऊपर चल रहा है ना। और अब उसका लोगो बदल गया। तो और उसके अलावा जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने पीएम बनने के बाद पहली यात्रा जो जापान की थी, जापान के पीएम को भगवत गीता की प्रति भेंट की थी, उस समय भी हल्ला मचा था। तो प्राइम मिनिस्टर की जो कंसिस्टेंट जो डीकोलोनाइजेशन कैंपेन है, उसकी हीट को कांग्रेस को बहुत शिद्दत से महसूस तो हो रही है, लेकिन अभी उसको आर्टिकुलेट करने का साहस नहीं जुटा पाए हैं। ये मैं साफ देख रहा हूं, और ये चेंज आ रहा है। वो नवंबर 21 में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन पीएम ने किया, जब उन्होंने रानी अहिल्याबाई के सम्मान में जो बातें कही, और आला हजरत औरंगजेब साहब मरहूम के बारे में जो कहा कि औरंगजेब आया था, मंदिर तोड़ा था, और जनवरी 22 को प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में के कार्यक्रम में पीएम ने जो भाषण दिया एक्सटेम्पोर भगवान राम के बारे में जो बोले, और जिस तरीके से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के पहले 11 दिन का उपवास किया, नारियल का पानी पिया,
और दक्षिण के मंदिरों की यात्रा की और दर्शन किए और जो राम वनवास का रूप था उस पर उन्होंने सारे मंदिरों में गए। तो ये सारे वो काम हैं जो लुटियन दिल्ली या लेफ्ट सेकुलर पावर इलीट के इकोसिस्टम के पॉलिटिकली करेक्ट का घनघोर वायलेशन है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जो कांग्रेस अभी तक इस पे अपना स्टैंड आर्टिकुलेट करने का या तो हिम्मत नहीं कर पाई है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा, उनको सब समझ में आ रहा है। और जो लेटेस्ट अभी आया है, जो प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल लाइब्रेरी जो है आपका वहां पे जो पीएम आवास था पहले वाला दिल्ली में चाणकपुरी में जहां नेहरू रहा करते थे, उस लाइब्रेरी को इंदिरा गांधी ने नेहरू पेपर्स जो डोनेट किए थे उसके 52 बॉक्सेस 2008 में सोनिया ने वापस मंगवा लिए। उस पीएम मेमोरियल लाइब्रेरी के चेयरमैन राजनाथ सिंह हैं। पिछले हफ्ते उसकी बैठक हुई है, उसमें यह तय हुआ है कि भाई लीगल ऑप्शंस को वर्कआउट किया जाए कि उन्हें कैसे वापस लिया जाए। तो कांग्रेस जो अपने को इस देश का जो एक वास्तविक समझती है कि हम ही उत्तराधिकारी हैं और ये कौन आ गया मोदी, तो इसको जो लगातार जो चोट पहुंच रही है उसके अगेंस्ट वो दाएं बाएं से बोलते हैं लेकिन खुल के नहीं बोल पाए हैं अभी तक, या क्यों नहीं बोला है ये मेरे लिए रहस्य का विषय है। जी बिल्कुल ठीक है। आइए अब हम चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर। कई प्रश्न आए हैं दर्शकों के, उनको अब हम ले लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो हम अब लेते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर ले आइए। क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। मैं पढ़ देता हूँ, लगता है क्वेश्चन स्क्रीन पे आ नहीं पा रहा है। पहला क्वेश्चन है ज्योति सेनापति, जय जगन्नाथ ऑल स्पीकर्स। In Hyderabad, 15 minutes big super zeros will win or got some dent by Tiger Anna and माधवी जी। देखिए माधवी जी बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं, लेकिन जिस तरह की वहाँ डेमोग्राफी है तो मुझे नहीं लगता वो वैसी को कोई खतरा है जीतने में। उनका मार्जिन अवश्य कम होगा। कोई दूसरा बड़ा कोई मुस्लिम कैंडिडेट भी नहीं है जो उनके वोट काटे। अंत में जीतेगा तो वैसी। नेक्स्ट जी फाइट होगी। हाँ, फाइट पहले से बेटर होगी। 3 लाख की जी मार्जिन नहीं जाएगी, लेकिन हाँ जीतेगा तो वैसी। नेक्स्ट कृष्ण गोपाल राय, सर विल बीजेपी क्रॉस 400 सीट्स? हमने तो अपने ओपिनियन पोल में दिया नहीं 400 से कम ही दिया था। नेक्स्ट, हालांकि बहुत ज्यादा कम नहीं था, 395 था शायद। वो एनडीए का था। एनडीए का। बीजेपी का तो 319 दिया था हमने। निखिल, fiery speech by Modi and Yogi can only fetch 400 plus seats for NDA. We Hindus always needed a push to take matters seriously, despite the fact that most of us are getting awakened. भाई देखो, ऐसा कहेंगे है उपराज जी? कि पहले चरण का मतदान जैसे ढीला किया है उसमें तो 400 वैसे क्रॉस एक निकल फैक्ट और भी था ओंकार जी। जी 18, 19, 20 जो है इस सीजन के सबसे बड़े शादी के मुहूर्त थे। यस। और गांवों में ये बहुत मैटर करता है अभी जानते। हाँ नहीं, वैसे तो फसल कटाई भी चल रही है, थोड़ा बहुत तो वहाँ भी अभी हार्वेस्टिंग भी हो रही है। तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितना ढीलापन देखने को मिला है, रीजन चाहे कुछ भी हो, उसमें तो 400 प्लस कहाँ जा पाएंगे। वो थोड़ा सा जोर तो लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि इन्होंने चार्ज कर दिया है मोदी और योगी ने, अब शायद कुछ हो हाँ जाए। वो तो करेंगे, योगी जी तो लगे हुए हैं ही। मोदी जी में भी करंट कल दिखाई दिया है, उससे पहले तो मोदी जी भी थोड़े से ढीले थे। नेक्स्ट, मनमोहन मिश्रा,
In NCR, every Bangladeshi maid has been told to come and vote by agents in Bengal. Else Modi will cancel their citizenship. Muslims will vote no matter. ऐसा है नहीं मनमोहन जी, मैं आपको बता रहा हूँ मेवात का हाल, क्योंकि मेवात में हमारे कोई बहुत नज़दीकी व्यक्ति जो हैं वहाँ पर मैनेज कर रहे थे सारे बूथ्स, और वो बूथ्स मैंने जो उनसे डिस्कस किए हैं तो उनमें देखा गया है कि जो मेवों के बूथ हैं उनमें भी किसी में वो जो पहले 90% वोटिंग थी वो नहीं है, वो वोटिंग 60% 65% तक ही है। और उसके लिए लोगों ने विशेष प्रयत्न भी किए, क्योंकि उन बूथों पर जो है वो फर्जी वोटिंग होती थी, फर्जी वोटिंग नहीं हुई है। अब फर्जी वोटिंग नहीं हुई है अगर 40-45 बूथों पर, तो आप समझ सकते हैं कितना अंतर पड़ा होगा। नेक्स्ट, AA ऑपोजिशन तुम संघर्ष करो, हम मोदी के साथ हैं। Nikhil, what makes some Hindus to support an alliance in which a party publishes scrapping of NSA, dismantling nuclear weapons, etc. in its manifesto? जी वीरेन जी। जी सर, क्या है what makes some hilarious Hindus to support an alliance in which a party publishes scrapping NSA? डिसमेंटलिंग न्यूक्लियर वेपन्स। लेफ्ट ने तो लेफ्ट ने कहा ना डिसमेंटलिंग न्यूक्लियर वेपन्स। ये तो जो उन्होंने रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की है कि और इस पॉइंट के बाद जो भी हल्का फुल्का शक रहे, ये पूरा कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो है जी। एक बात ऐड कर दूं, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की वेल्थ की बात कही है वो कम्युनिस्ट पार्टियों ने नहीं कही है, राहुल गांधी ने कभी नहीं की। तो ये जो सवाल है जो आया है, ये इस बात को साबित करता है कि अब अगर किसी के मन में जरा सा भी शक रह गया हो कि ये एजेंडा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं, तो वो दूर हो जाएगा। और मुझे आश्चर्य है इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हम पीएमएलए एक्ट को भी रिपील कर देंगे, हम ईडी को भी अबॉलिश कर देंगे, हम सीबीआई को भी अबॉलिश कर देंगे, और इनकम टैक्स के बारे में भी गंभीरता से विचार करेंगे। इनको ये भी बोलना चाहिए। जी नेक्स्ट, धर्मेंद्र चौधरी, आप सभी को धन्यवाद। मोदी जी को हराना नामुमकिन है, मैंने गुजरात में इलेक्शन देखा है। अरे भाई गुजरात में तो एक सीट भी आ गई निर्विरोध। आ गई। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर हम विराम देंगे इसे, और आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, वीरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।